हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया होगा। आप सभी अच्छे से पेपर दे के आए हैं, मुझे पता है। और प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका एग्ज़ाम किस तरह से हुआ है। आप कितने क्वेश्चन करके सारे ही किए होंगे। मैं तो बिल्कुल उम्मीद के साथ कह रही हूँ कि आप सभी बिल्कुल एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका एग्ज़ाम किस तरीके से हुआ है, ओके? तो चलिए अभी सीटेट 2024 सोशल साइंस के क्वेश्चन और आंसर की मैं लेके आई हूँ। लेकिन अभी मैं बस सोशल साइंस के ही आंसर की ला पाई हूँ और पूरे क्वेश्चन पेपर का आंसर की मैं कल तक आपको अपलोड कर दूँगी, ठीक है? अभी मैं सिर्फ़ सोशल साइंस का कर पाई हूँ, तो आप ये देखते हैं हम पहले सोशल साइंस के आंसर की, ओके? देखिए क्या है पहला क्वेश्चन क्या है, शाहजहाँ के शासन। बेटा ये देखिए इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको पहले ही बता चुकी थी कि तथ्यों वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, अभिकथन और कारण वाले, इसकी ये व्याख्या है, ये है, वो है, इस तरह के क्वेश्चन अब बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इसके सॉल्व करने के लिए हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए। इसलिए मैं बार-बार आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने की बात करती थी कि रटना नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ओके? तो चलिए अब हम देखते हैं। क्वेश्चन, शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक भव्य सुसंगत संश्लेषण में लाए गए। बिल्कुल सही है। दूसरा, उनके शासन में अनवरत कार्य निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। ये भी सही है। तो ए और बी दोनों सही है। तो क्या होगा, ए और बी दोनों सही है, किंतु क्या है, ए आर की व्याख्या हो सकती है लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं है, ओके? ए आर की व्याख्या आर ए की व्याख्या है, नहीं है, आर ए की व्याख्या नहीं है, ए आर की व्याख्या हो सकती है। तो क्या है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं, तो इसमें क्या दिया गया, दोनों ए एवं आर सही है किंतु आर ए की व्याख्या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, राजस्व वसूली व्यवस्था महालवारी बंदोबस्त की शुरुआत हॉल्ट मैकेंजी ने की थी। बिल्कुल सही है। राजस्व वसूली तथा कंपनी हॉल्ट मैकेंजी ने की थी महालवारी बंदोबस्त की शुरुआत शुरुआत राजस्व वसूली तथा कंपनी तक इसे पहुंचाने की जिम्मेदारी गांव के प्रधान को दी गई। ये भी बिल्कुल सही है, गांव के प्रधान को दी गई थी इसे पहुंचाने की जिम्मेदारी। अ, अ, प्रधान को दी गई थी, ना कि जमींदार को। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। कौन सा सही विकल्प है? ये दोनों ही सही है, लेकिन किसी की व्याख्या कोई नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि लॉर्ड मैकेंजी ने की थी इसलिए प्रधान को दी गई, और ये भी नहीं है कि प्रधान को दी गई इसलिए और लॉर्ड मैकेंजी ने की थी। दोनों में से कोई भी किसी की व्याख्या नहीं है। ए और बी दोनों सही है, लेकिन कोई किसी की व्याख्या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। अब देखिए है, के कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत कहते हैं। लद्दाख को छोटा तिब्बत कहा जाता है, मैं ज्योग्राफी में आपको बता चुकी हूँ क्यों कहा जाता है, धार्मिक समानता के कारण। धार्मिक समानता के कारण भी लद्दाख को छोटा तिब्बत कहा जाता है। भौगोलिक समानता भी है लद्दाख को छोटा तिब्बत कहने के लिए। और क्या है, समान समान भोजन भी इनका एक तरीके का भोजन करते हैं। भाषाई समानता भी है इनमें, भाषा भी एक तरह की भाषा बोलते हैं। तो ए, बी, सी, डी तीनों ही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। मतलब लद्दाख और तिब्बत में भौगोलिक समानता भी है, धार्मिक समानता भी है, समान भोजन भी है, मतलब भोजन भी वो एक तरीके का जैसे पसंद उनकी एक जैसी है, और भाषाई समानता, भाषा भी उनकी एक ही है। तो ए, बी, सी, डी तीनों सही होगा, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर 2। पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं, क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर सूर्य की जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सूर्य की किरणें बहुत तेज पड़ती है, यानी कि ठीक उनके सिर पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट है आपका, दादा भाई नौरोजी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता थे, कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं थे, ये गलत है। इसमें दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। दूसरा, वो व्यवसायी और प्रचारक थे, वो लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी थे। ये सही है, तो ए गलत है और बी सही है। किंतु क्या क्या है, ए गलत है किंतु आर सही है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट देखते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में अब रेल मार्ग का विस्तृत निर्माण हो रहा है, अति उपयुक्त कारण चुनिए। पहाड़ी क्षेत्रों में रेल मार्ग का निर्माण क्यों हो रहा है? पहला ऑप्शन आपका है, पहाड़ी लोग रेल मार्गों को बना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पहाड़ी लोग ही बना रहे हैं। दूसरा, इसे संभव करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है। ये सही है, क्योंकि पहाड़ों में रेल मार्ग का निर्माण करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी बिल्कुल चाहिए। पहाड़ों में रेल मार्गों का निर्माण आसान होता है? बिल्कुल आसान नहीं होता, बहुत ही मुश्किल होता है। पहाड़ महाक्षय्य है, ये भी नहीं है, बस यही है कि इसे संभव करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास हो गया है, इसलिए पहाड़ी क्षेत्रों में रेल मार्ग का निर्माण हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, जेम्स मिल ने 1817 में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 3 भागों में प्रकाशित किया। बिल्कुल सही है। इसमें उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 कालों प्राचीन, मध्य और आधुनिक में बाँटा। ये गलत है, भारतीय इतिहास को उन्होंने 3 कालों प्राचीन, मध्य और आधुनिक में नहीं बाँटा था, बल्कि हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में बाँटा था, ठीक है? तो ए सही है और बी गलत है, ओके? ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएँ जिनमें उनकी भाषा एवं संगीत भी शामिल है, बहुत समृद्ध एवं विशिष्ट है।
बिल्कुल सही है। जमीन, जंगल, घास के मैदान तथा पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है, जिसका उपयोग सभी एक साथ मिल-जुल कर करते हैं, ये भी सही है। तो ए और बी दोनों सही है, लेकिन क्या इसमें आपको लग रहा है कि किसी की व्याख्या कोई है कि जनजातीय की सांस्कृतिक परंपराएँ, उनके भाषा एवं संगीत भी शामिल है, वो समृद्ध है, बिल्कुल समृद्ध है, समृद्ध और विशिष्ट है। और जो कुनबे में उनके जो-जो चीज़ें पाई जाती है, उसका इस्तेमाल सभी मिल-जुल कर करते हैं। ये उनकी विशेषता है दोनों, लेकिन कोई किसी का व्याख्या नहीं है। दोनों ही जनजातीय समुदाय की विशेषता है, दोनों ही चीज़ें, लेकिन कोई किसी की व्याख्या नहीं है। तो ए और बी दोनों सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। ओके? अब देखिए 1960 में द्विभाषी बम्बई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषी लोगों के लिए 2 अलग-अलग राज्यों में बाँट दिया गया। बिल्कुल सही है, आपको बता चुकी हूँ मैं पहले भी कि जो भारत में राज्यों का विभाजन हुआ था, वो भाषा के आधार पर हुआ था। तो 1960 में बम्बई प्रांत को बाँटा गया था गुजराती और मराठी में, ओके? अब 1966 में पंजाब का भी विभाजन 2 राज्यों में हुआ। पंजाब पंजाबी भाषियों के लिए और हरियाणा हरियाणवी या हिंदी बोलने वालों के बालों के लिए हुआ। ये भी सही है, इसमें भी देखिए भाषा के आधार पर विभाजन है। तो 1960 में बम्बई का हुआ था, 1966 में कहाँ का हुआ था? पंजाब का, ओके? तो ए और बी दोनों सही है, लेकिन कोई किसी की व्याख्या नहीं है। ऐसा थोड़ी ना है कि मुंबई का भाषा के आधार पर हुआ, इसी कारण पंजाब का हुआ, या पंजाब का हुआ था, इसी कारण मुंबई का हुआ था, ऐसा कुछ नहीं है। तो दोनों ही सही है, लेकिन कोई किसी की व्याख्या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, ओके? अब है 1970 में बंगाल एक भयानक अकाल ने लगभग 1 करोड़ लोगों को मार डाला। बहुत सही है। अब 1768 से 74 तक बहुत ही बड़ा, 73 या 74 तक बहुत बड़ा अकाल पड़ा था बंगाल में। उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, करीब 1 तिहाई लोग बंगाल के मर गए थे। ठीक है? करीब 1 करोड़ लोग मारे गए थे, बिल्कुल सही है। इस अकाल में बंगाल की 1 तिहाई आबादी खत्म हो गई थी, ये भी सही है। तो ए तथा बी दोनों सही हैं, ठीक है? ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। अब है पर्यापूर्णम एक तमिल कृति है, हमें किसके बारे में जानकारी देती है? पर्यापूर्णम एक तमिल कृति है, जिसमें क्या हुआ था, कवियों और विद्वानों के बारे में बताया गया था। जो वहाँ के कवि होते हैं, उनके बारे में उसमें बताया गया था, और वहाँ के विद्वानों के बारे में उसमें बताया गया था। मतलब धर्म के आधारित था, कवि और विद्वानों के बारे में इसमें बताया गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। ये वाला क्वेश्चन बेटा मुझे भी थोड़ा-सा कन्फ्यूजन था, तो ये मैं छोड़ ही चुकी हूँ। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किस विचार पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू किया? वैसे तो मुझे जहाँ तक लग रहा है, इसमें ये होगा, व्यक्तिगत प्रयासों से पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाना। ये हिस्ट्री के चैप्टर है, जो वो धर्म वाला है ना थोड़ा-सा चैप्टर, उसी से है, तो ये इसका तो यही सही होगा मेरे ख्याल से। सामाजिक प्रयासों से पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। इसमें मुझे 2 में कन्फ्यूजन था, लेकिन मेरे ख्याल से ए सही होगा। अभी देखते हैं क्या होता है। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि इसका कौन-सा आंसर सही है 42 का, ओके? पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। क्या चीज़ वायु को पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखती है? जो पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल की पतली परत है, उसे कौन-सी चीज़ है जो बनाए रखती है? पृथ्वी के चट्टानों का महासागर? बिल्कुल नहीं। चाँद का गुरुत्वाकर्षण? ये भी नहीं। चाँद का गुरुत्वाकर्षण तो अपने पास खींच के ले जाएगी। सूर्य की ऊष्मा भी नहीं। सूर्य की ऊष्मा को आत्मन कहते हैं, जो पृथ्वी पे रुक जाती है। तो कौन है? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उसे अपने पास बनाए रखती है, ओके? अब देखिए 44 क्या है, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन वर्तमान समय के संसाधन उपलब्धता के संदर्भ के साथ सतत पोषणीय विकास में सहायता करता है? सतत पोषणीय विकास क्या होता है कि हम जिस भी संसाधन का उपयोग कर रहे हैं, वो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचकर रह सके। ठीक है, पहला क्या है, संसाधनों के खपत को घटाना। बिल्कुल सही है, संसाधन की जो खपत है, जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको थोड़ा कम करें, अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करें। संसाधनों के उपयोग में वृद्धि, ये गलत है, संसाधनों के उपयोग में वृद्धि नहीं है। संसाधनों के उपयोग में अगर हम वृद्धि करेंगे, अगर संसाधन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, तो वो बचेगा ही नहीं हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए। संसाधनों का पुनःचक्रण, ये भी सही है कि संसाधनों का पुनःचक्रण होना चाहिए, और वस्तुओं का पुनः उपयोग, ये भी सही है कि वस्तुओं का पुनः उपयोग होना चाहिए। तो ए, सी और डी, ए, सी और डी आपका सही होगा, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के बारे में निम्नलिखित में कौन-सा कथन सही नहीं है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के बारे में कौन-सा कथन सही नहीं है? 1928 में पंजाब के अमृतसर में इसकी स्थापना हुई थी। 1928 के पंजाब के अमृतसर में नहीं, 1928 में ये दिल्ली के फिरोज शाह कोटला के मैदान में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है? तो यही पहले से ही हमें समझ में आ जाता है।
देखिए ये वाला ऑप्शन दिया गया है कि 1928 के दिल्ली के फिरोजशाह कोटला के मैदान में इसकी स्थापना हुई थी। तो पहला वाला गलत है। भगत सिंह और जो क्रांतिकारी थे सभी ने मिलकर इसकी स्थापना की थी, तो ये फर्स्ट इसमें गलत है। देखिए इसमें नहीं, कौन-सा नहीं है, सही नहीं है, तो हमारा फर्स्ट जो है वो सही नहीं है, ओके। अब नेक्स्ट देखिए हमारी पृथ्वी का वास्तविक निरूपक प्रतिरूप क्या है? हमारी पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप किसे माना गया है? ग्लोब को। रग्बी गेंद भी नहीं है, मानचित्र भी नहीं, उपग्रह से प्राप्त चित्र भी नहीं है, जो वास्तविक प्रतिरूप किसे माना गया है? ग्लोब को। ये मैं आपको ज्योग्राफी में करा चुकी हूँ। ओके। अब देखिए क्या है रूढ़िबद्ध धारणाएं। रूढ़िबद्ध धारणाओं से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, मैं आपको बता चुकी थी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराते हुए कि रूढ़िबद्ध धारणा से क्वेश्चन आता ही है, तो इसे अच्छे से समझ के आप पढ़िए। रूढ़िबद्ध धारणाएं लोगों को ऐसे काम करने से रोकती है जिसमें वो अच्छे हैं। बिल्कुल सही है। रूढ़िबद्ध धारणाएं क्या होता है? रूढ़िबद्ध धारणाएं होती है कि जिसके बारे में हम जो विचार बना के चले आ रहे हैं उसी विचार पर चलते हैं। अगर वो कुछ अच्छा करना भी चाहे तो हम नहीं करने देते कि नहीं तुम्हारा तुम्हारा तो यही काम है। जैसे लड़के और लड़कियों के लिए कि आपका तो यही काम है, आपको यही करना है। वो कुछ अच्छा करना भी चाहे तो हम नहीं करने देते। तो बिल्कुल अच्छे काम करने से रोकती है। बी क्या है? रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें व्यक्ति में अनोखे गुणों और कौशल को देखने से रोकती है तथा उन्हें एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती है। ये भी सही है। तो ए और बी दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। बिल्कुल आर ए की सही व्याख्या है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। पवन सड़क पर गिरी सूखी पत्तियों को उड़ाती है। पवन कैसे बहती है? मैं आपको बता रही थी पवन वाले चैप्टर में जब मैंने ज्योग्राफी में पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था, याद करिए वो चीज कि पवन क्या होता है? उच्च दाब वाले क्षेत्र से निम्न दाब वाले की ओर बहती है, क्योंकि उच्च दाब वाले क्षेत्र से क्या होता है की ओर बहती है। सॉरी ये गलत होगा। उच्च दाब वाले क्षेत्र से निम्न दाब की ओर नहीं बहती, जबकि निम्न दाब हाँ हाँ बिल्कुल सही है। उच्च दाब वाले क्षेत्र से क्या होता है? निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर बहती है। निम्न दाब वाले क्षेत्र में क्या होता है? पवन हल्का होके ऊपर की ओर उठता है और वहां नीचे खाली जगह बन जाता है। तो उच्च दाब वाले क्षेत्र की जो पवन है वो आकर निम्न दाब वाले क्षेत्र के खाली स्थान में आ जाती है। तो वही है पवन क्या होता है, कैसे बहती है? उच्च दाब वाले क्षेत्र से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर बहती है। हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ओके। अब देखिए क्या है इसमें वेद समाज की स्थापना ये 1864 में मद्रास में हुई थी। वो समाज आर्य समाज से प्रेरित थे। तो वेद समाज की स्थापना जो 1864 में मद्रास में हुई थी, ये बिल्कुल सही है। वो समाज आर्य समाज से प्रेरित थे, नहीं वो समाज ब्रह्म समाज से प्रेरित थे। याद रखिएगा वेद समाज किससे प्रेरित था? ब्रह्म समाज से। यही आगे चलकर वेद समाज ही ब्रह्म समाज में बदल गया। ओके। तो हमारा ए सही है और बी गलत है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब आगे है भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की व्याख्या करने वाले कथन का चयन करिए। भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र की बेसिन की विशेषताएं। इस प्रदेश में शंकुधारी वन पाए जाते हैं? नहीं, इस प्रदेश में हर तरीके के वन पाए जाते हैं। ज्यादातर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? मैग्रो वन पाए जाते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में। यह बेसिन उपोष्ण क्षेत्र में है, सही है। बी सही है। इस क्षेत्र की जलवायु मुख्यतः मानसूनी होती है, बिल्कुल सही है। मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति है, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा बी सी और डी सही होगा। तो बी सी और डी ऑप्शन कहाँ पे है? 4 है। बी सी और डी हमारा 4 सही होगा। ओके। क्या चीज किसी वस्तु या अथवा पदार्थ को संसाधन बनाती है? वस्तु अथवा पदार्थ को संसाधन क्या बनाती है? उपयोगिता तथा प्रयोज्यता। ठीक है। उपयोगिता तथा प्रयोज्यता जो है कि किसी भी वस्तु को संसाधन बनाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। अब 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार पुरुष तथा महिला के लिए शादी की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी रखी गई? जो 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया था, उसमें क्या है कि पुरुष और महिलाओं की न्यूनतम आयु कितनी रखी गई थी? तो पुरुषों की तो 18 रखी गई थी, लेकिन महिलाओं की 14 रखी गई थी। लेकिन इसमें 14 वाला ऑप्शन एक भी नहीं है। तो हम ये देखेंगे कि 18 तो है, मतलब पुरुषों की तो सही दिया गया है, तो मैंने 4 चुना है कि 4 सही होना चाहिए, क्योंकि पुरुषों का तो इसमें दिया गया है, लेकिन महिलाओं की जो आयु उसमें रखी गई थी वो 14 रखी गई थी। 14 का इसमें कहीं भी नहीं है। ठीक है। पुरुष तथा महिला के लिए शादी की आयु पुरुषों की 18 है और महिलाओं की 16। ओके। सॉरी 14 है, लेकिन इसमें 16 लिखा हुआ है, तो हम ये देख लेंगे कि कोई एक तो सही है, तो पुरुष सही है, क्योंकि 14 कहीं है ही नहीं किसी भी ऑप्शन में। तो ये सही होगा ऑप्शन नंबर 4। ओके। अब प्रेरी को विश्व का धान्यागार भी कहते हैं। इस प्रदेश में अत्यधिक गेहूं के उत्पादन में सहायक परिस्थितियों का चुनाव करिए। प्रेरी को विश्व का धान्यागार कहते हैं, ये क्वेश्चन भी आता है कि विश्व का धान्यागार कौन है? तो प्रेरी है। अब क्या है, इस परिस्थिति का चुनाव करिए कि क्यों उसमें गेहूं का ज्यादा उत्पादन होता है, अत्यधिक उत्पादन। तो क्या है यहाँ लोग प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं करते। अगर नहीं करेंगे तो ज्यादा उत्पादन हो ही नहीं सकता। ये लोग बहुत परिश्रमी हैं। ये सही होगा कि ये लोग बहुत परिश्रमी हैं और कृषि की वैज्ञानिक विधियों का यहाँ
प्रयोग किया जाता है, वैज्ञानिक विधियों से भी हो सकता है। इस प्रदेश में वर्षा कम होती है, बहुत कम वर्षा में भी प्रेरी का मतलब कि गेहूँ नहीं हो सकता, उनके लिए एक मध्यम वर्षा चाहिए, बहुत कम वर्षा नहीं, मध्यम वर्षा, बहुत ज़्यादा भी नहीं चाहिए, बहुत कम भी नहीं। तो आपका ऑप्शन बी और सी सही होगा, तो हमारा ऑप्शन 4 बी और सी सही है, ओके। स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना निम्नलिखित में किसने की थी? ताराबाई शिंदे ने की थी, ओके। जब मैं आपको लाइव क्लास ले रही थी तो उसमें इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बताया था, याद करिएगा। गेहूं और जौ जैसे फसल उगाने के लिए सर्वप्रथम साक्ष्य निम्नलिखित में किस स्थान में मिले हैं? सही विकल्प चुने। सुलेमान और किरथर के हिल्स में, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में गेहूं और जौ की फसल उगाने के साक्ष्य मिले हैं, ओके। हमारा सौर परिवार निम्नलिखित खगोलीय पिंडों से बना है? सूर्य ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड। ऑप्शन नंबर 1 सही है, सूर्य ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं निम्नलिखित में से वायुमंडल का अधिकांश कौन सी दो गैसें हैं? वायुमंडल में अधिकांश कौन सी है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। आपको पता है कि सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, उसके बाद क्या है? ऑक्सीजन है। तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा किस गैसों की ज्यादा है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ओके। एक ग्लोब पर खींची गई रेखाओं को अक्षांश और देशांतर के रूप में जाना जाता है। आपको पता है ये अक्षांश रेखाएं हैं और ये हैं देशांतर रेखाएं, ओके। ये रेखाएं किस उद्देश्य को पूरा करती है? ग्लोब को सुंदर बनाने के लिए? बिल्कुल नहीं। ये पृथ्वी पर हल रेखाएं हैं तथा पृथ्वी की भौतिक विशेषताओं को इंगित करती है। ये सही है क्योंकि भौतिक विशेषताओं को ही इंगित करती है। कहाँ पे क्या है, पहाड़, पठार, मैदान, और भौतिक विशेषताएं में समय वगैरह सब कुछ आता है, तो भौतिक विशेषताओं को इंगित करती है। ग्लोब पर कहाँ पे कौन सा देश है, ये सभी कुछ ये इंगित करती है, अक्षांश और देशांतर दोनों ही। ग्लोब पर डिजाइन बनाने के लिए भी नहीं है, पृथ्वी पर स्थानों को ढूंढने के लिए, स्थानों को ढूंढने के लिए सिर्फ देशांतर रेखाओं की जरूरत होती है। क्या है? अक्षांश देशांतर के रूप में जाना जाता है। ये रेखाएं किस पृथ्वी पर स्थानों को ढूंढने के लिए, एक मिनट, इसमें थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है। पृथ्वी पर हल रेखाएं हैं जो पृथ्वी की भौतिक विशेषताओं को इंगित करती है। भौतिक विशेषताएं हो गए हमारे पहाड़, पठार, मैदान, ओके। पृथ्वी पर स्थानों को ढूंढने के लिए ऑप्शन नंबर 4 आपका ये सही होगा बेटा, ऑप्शन नंबर 2 गलत होगा। क्योंकि ये जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती है, देशांतर रेखाएं खड़ी होती है और ये पड़ी हुई थी। ये जो बिल्कुल, इसको हम ग्रिड कहते हैं, जहाँ पे एक अक्षांश और देशांतर रेखाएं काटती हैं, यहाँ से हमें किसी विशेष स्थान के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो पृथ्वी पर स्थानों को ढूंढने के लिए अक्षांश और देशांतर रेखाएं खींची जाती है, ओके। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, भारत और बांग्लादेश पटसन जूट के अग्रणी उत्पादक है। पटसन की वृद्धि को बल देने प्रदान करने वाले कारकों का चयन कीजिए। ये मैं आपको 8th की लाइव क्लास में बता चुकी हूँ, जब ज्योग्राफी की मैं लाइव क्लास ले रही थी उसमें। पटसन के लिए क्या है अग्रणी, क्या क्या चाहिए आपको? जलोढ़ मृदा के अच्छे ढंग से विकसित होने होती है पटसन, बिल्कुल सही है। इसमें उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। पटसन के लिए उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। बहुत ज्यादा बारिश नहीं चाहिए पटसन के लिए। निम्न तापमान और निम्न वर्षा की आवश्यकता होती है। इसमें निम्न तापमान और निम्न वर्षा की आवश्यकता होती है, ये गलत है। निम्न वर्षा नहीं, इसमें ज्यादा बारिश की हमें भारी वर्षा और आर्द्रता की आवश्यकता होती है। तो बी, ए, बी और डी इसमें सही है। भारी वर्षा और आर्द्रता की आवश्यकता होती है। इसमें उच्च तापमान की आवश्यकता नहीं। इसमें क्या होता है हमारे, सॉरी, उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, तो निम्न तापमान वाला इन दोनों में से तो एक गलत होगा ही होगा। तो इसमें क्या है, ए, बी और डी, ये तीनों हमारा सही है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। आगे देखिए, वो बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जल, भोजन, वायु इत्यादि से फैलती है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं संचारणीय बीमारियां, यानी कि कम्युनिकेबल डिजीज, यानी कि एक दूसरे से फैलने वाली जो कुछ भी हम एक दूसरे का जूठा भोजन, पानी या फिर हवा से भी फैलती है, वो सारी बीमारियां क्या होती है? एक संचारणीय बीमारियां होती हैं, ओके। ऑप्शन नंबर 4 सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सतत व्यापक मूल्यांकन की विशेषता है? सतत व्यापक यानी कि एक व्यापक तरीके से मूल्यांकन करें, उसकी विशेषता क्या है? यह विद्यार्थी के शैक्षिक विकास के साथ साथ शैक्षिक पहलुओं का भी सॉरी, विशेषता नहीं है। बिल्कुल ध्यान रखना, इसको चीज को विशेषता नहीं है। यह विद्यार्थी के शैक्षिक विकास के साथ शैक्षिक पहलुओं का भी आकलन करता है, ये तो है उसकी विशेषता। ये विद्यार्थी के अंक आधारित कार्य मूल्यांकन पर केंद्रित है, बिल्कुल नहीं है। आपको हमेशा बताया गया है कि पेडल की क्वेश्चन सॉल्व करते समय आप ये ध्यान रखिएगा कि मूल्यांकन कभी भी अंक आधारित नहीं होना चाहिए, कि बिल्कुल हम नंबर के लिए ही मूल्यांकन करने हैं, ऐसा नहीं है। तो यही मिल गया कि यही विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है, ओके। अब देखिए क्या है, यह विद्या विद्या विशेष को सामाजिक विज्ञान को विद्या विशेष जो सामाजिक विज्ञान को बनाती है, वो है इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान तथा अर्थशास्त्र, सही है। इन विद्या विशेषों में अंतर संबंध है, ये भी सही है कि इन दोनों में अंतर संबंध है, ठीक है। तो ये बनाती है और इनमें अंतर संबंध है।
क्या है, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। इन विद्या विशेष में अंतर संबंध है, इनमें अंतर संबंध होता है। तो इसकी सही व्याख्या तो नहीं होनी चाहिए। क्या है, विद्या विशेष जो सामाजिक विज्ञान को बनाती है वो है इतिहास, भूगोल, नागरिक, राजनीति विज्ञान तथा अर्थशास्त्र। ये तो है कि राजनीति, इनमें अंतर संबंध है, ये भी सही है। ए और बी दोनों सही है, इनमें अंतर संबंध होता है, इसीलिए ये पढ़ाते, ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा कि जो ये है ऑप्शन नंबर 4 कि इसमें ये है और इनकी व्याख्या, आर की व्याख्या ए नहीं है। दोनों सही है लेकिन आर की व्याख्या ए, मतलब आर ए की व्याख्या नहीं है। ओके, अब आते देखते हैं आत्मन की अवधारणा पढ़ाने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। आत्मन यानी कि जो सूर्य की रोशनी है जो पृथ्वी पर रुक जाती है, तो प्रदर्शन प्रदर्शन हम नहीं कर सकते, सर्वेक्षण भी नहीं कर सकते, सर्वे की केस स्टडी भी नहीं कर सकते, विचार मंथन हम विचार कर सकते हैं कि आत्मन किस तरह से होता है। ओके, ऑप्शन नंबर 4 सही है। सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे उपयुक्त है। सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए सबसे उपयुक्त क्या है। तथ्यों के स्मरण पर न्यूनतम बल देना तथा समझने पर केंद्रित करना। बिल्कुल सही है, हमें समझने पर केंद्रित करना चाहिए। संकल्पनाओं को के स्पष्टीकरण को केंद्रित करना, ये भी सही है। ए और बी सही है बिल्कुल। परीक्षा निर्देशों के आधार पर और शिक्षक के विषय वस्तु से अनभिज्ञता के कारण पाठ्य पुस्तक के कुछ विषयों को छोड़ देना, ये गलत है। ए और बी सही है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। ओके, निम्न में से सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के कौशल आधारित उद्देश्य की पहचान करिए। सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के लिए कौशल आधारित उद्देश्य क्या हो सकते हैं। अंतर और विविधता के लिए आदर विकसित करना, हो सकते हैं ये भी। महाद्वीपों का ज्ञान प्राप्त करना, कौशल आधारित उपयोग, यहाँ ज्ञान प्राप्त करने की बात आ गई, यानी कि सिर्फ नॉलेज की बात आ गई। तो इसमें क्या है, सिर्फ नॉलेज की बात आ गई थी। विभिन्न समाजों में रहने वाले लोगों की संस्कृति को समझना। यहाँ पे क्या है देखिए, सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के लिए कौशल आधारित उद्देश्य को पहचानिए, यानी कि कौशल आधारित उद्देश्य क्या है कि किसी में कुछ कौशल विकसित हो, नक्शा बनाने की क्षमता विकसित करना, ये भी एक कौशल हो सकता है। अ, विभिन्न समाजों में रहने वाले लोगों की संस्कृतियों को समझना, ये समझने की बात है तो ये नहीं होगा। आप ऑप्शन नंबर 3 आपका नहीं होना चाहिए। अंतर और विविधता के लिए आदर विकसित करना, महाद्वीपों का ज्ञान प्राप्त करना क्या है। सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के कौशल आधारित उद्देश्य की पहचान करिए। कौशल आधारित उद्देश्य कौन सा है सामाजिक विज्ञान पढ़ाते हुए हमारे में से। मतलब सामाजिक विज्ञान पढ़ाते हुए क्या है कि कौशल आधारित उद्देश्य को समझना है कि किस तरह से हम लोग बच्चों के कौशल को विकसित कर सकते हैं। तो सिर्फ नक्शा बनाने की क्षमता नहीं हो सकती, तो हमारे मेरे ख्याल से तो ऑप्शन यही सही होना चाहिए। विभिन्न समाजों में रहने वाले लोगों की संस्कृति को समझना, यही होना चाहिए। अब देखिए क्या डीएसएस ये सॉरी सीटेट वाले क्या भी देते हैं, देखते हैं हम उसको आगे। सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन के दौरान निम्नलिखित प्रश्न इसका उद्देश्य समझने में मदद करेंगे। पाठ्यक्रम में किन कौशलों पर बल दिया गया है। क्या है, निम्नलिखित प्रश्न किसका उद्देश्य मतलब कि इसका उद्देश्य समझने में मदद करेंगे। सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य समझने में मदद करेंगे। पाठकों में किन कौशलों पर बल दिया गया, ये सही होगा। क्या वह किसी एक मानक पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, अनेक पाठ्य पुस्तकों से, इसका कोई मतलब नहीं बनता। पाठ्य पुस्तकों की रूपरेखा कितनी विस्तृत है, इसका भी कोई मतलब नहीं बनता। अधिगमकर्ता से सामाजिक विज्ञान के प्रत्येक कौशल में किस स्तर की क्षमता अपेक्षित है, ये भी सही है। तो ए और बी सही है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। ओके, अब देखिए उन तात्कालिक उपायों की पहचान कीजिए जो महिलाओं को सुरक्षा तथा उन्हें नौकरी करने, पारिवारिक आय में योगदान करने एवं आत्मनिर्भर बनाने में सुनिश्चित करता है। पहला क्या है, बाल बाड़ियों का प्रावधान, बिल्कुल सही है क्योंकि महिलाएं क्या होता है कई बार बच्चों के कारण नौकरी छोड़नी पड़ती है महिलाओं को, तो अगर चाइल्ड केयर सेंटर हो तो हम बच्चे को वहां छोड़ सकते हैं। दूसरा, संसद में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण, ये भी सही है। व्यवसायिक सुरक्षा का प्रावधान, ये भी सही है। रात की पाली शिफ्ट के लिए आने जाने की सुविधा, ये भी सही है। ए बी सी डी तीनों ही सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विषय के शिक्षण के लिए टी चार्ट अति उपयुक्त है। टी चार्ट यानी कि जो हम पेड़ बना के चार्ट बनाते हैं ना, किसी यहाँ पे ये यहाँ पे यहाँ पे ये, मतलब कि एक ही परिवार के सारे सदस्य हैं, उनके लिए क्या उपयुक्त है। आधुनिक इतिहास पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त हमें ढूंढना है। आयु, जेंडर, नस्ल इत्यादि जैसे सांख्यिकी चरों के वितरण के लिए, तो यही सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है टी चार्ट के लिए। ठीक है, अब है निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा गतिविधि विद्यार्थियों में समाज में मीडिया की भूमिका को आलोचनात्मक दृष्टि से देखने में मदद करेगी। मीडिया की भूमिका की आलोचनात्मक दृष्टि कौन सी गतिविधि है। क्या सरकार किसी खबर को टीवी पर चलाने से रोक सकती है, वह ऐसा क्यों करेगी। विषय पर छात्रों द्वारा परिचर्चा कराना, ये भी सही है, ये भी मीडिया के बारे में आलोचनात्मक दृष्टि को देखने में मदद करेगी। किसी एक मुद्दे पर छात्रों
को अलग-अलग अखबारों के कतरनों को इकट्ठा करना और उनके विवरण की तुलना करना, ये भी सही है। छात्रों के व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया पर आए कि खबरों को एकत्र करवाना और उनके शैक्षणिक संसाधन के रूप में इस्तेमाल करना, ये भी सही है। तो ए, बी और सी तीनों ही सही है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही होगा, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम। ऐसा संभव है कि आपकी कक्षा में हाशियाई समुदाय के छात्र भी हों, इसलिए जब आप हाशियाकरण पर कक्षा में बात कर रहे हों, तो विषय प्रस्तुत करते हुए आपको निम्नलिखित में से किस बातों का ध्यान रखना चाहिए? पहला क्या है, खास समुदायों का नाम लेने पर उन समुदाय से आए लोग असहज महसूस करते हैं, ये सही है बिल्कुल। अगर किसी खास समुदाय के बारे में हम कुछ बताना चाह रहे हो जो हाशिए समुदाय से हो, तो वो लोग असहज महसूस करते हैं, उन्हें फिर लगता है कि हम इन लोगों से अलग हैं। इस तरह के मुद्दों को संवेदनशीलता से संभालना चाहिए, ये भी सही है, हमें संवेदनशीलता से इन तरह के मुद्दों को संभालना चाहिए। कुछ छात्र अपने साथ हुए भेदभाव को साझा करने में शर्मिंदा महसूस करते हैं, ये भी सही है। विद्यार्थियों से जबरन अपने अनुभव का साझा कराना चाहिए, ये गलत है, जबरन हमें कोई काम नहीं कराना चाहिए। तो ए, बी और सी सही है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। राज्य शासन की कार्यप्रणाली से संबंधित निम्नलिखित आकलन, प्रश्नों तथा विचारों पर विचार कीजिए, ठीक है? राज्य शासन की कार्यप्रणाली पर। प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य होता है? क्या है, राज्य शासन की कार्यप्रणाली से संबंधित निम्नलिखित आकलन, मतलब उनके लिए कौन से प्रश्न निम्नलिखित आकलन प्रश्नों ए तथा बी पर विचार कीजिए। पहला क्या है, प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य होता है? यह विधानसभा में होने वाली बहस से किस तरह अलग है? ये भी राज्य शासन की कार्यप्रणाली से है। उन निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए शब्द का प्रयोग होता है जो उन निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है जो सत्ता दल के सदस्य नहीं होते होते तथा सरकार के फैसलों पर सवाल उठाते हैं, ठीक है? तो ये हमारा क्या है, जो पहला है ये सोचने पर, मतलब कि इसको हम सोच के लिखेंगे। विधानसभा किस तरह से बहस होता है, ये क्या है, इसको हम सोच के लिखेंगे, यानी कि ये कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर होता है, ठीक है? एक कॉन्सेप्चुअल है और दूसरा क्या होता है कि दूसरा हमारा नॉलेजेबल है, यानी कि हमें नॉलेज होना चाहिए कि जो विपक्ष जो मतलब प्रतिनिधि क्या होता है, प्रतिनिधियों के लिए किस शब्द का, जो उन निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए किस शब्द का उपयोग करते हैं जो दल के सदस्य नहीं होते, उनके लिए किस शब्द का उपयोग करते हैं, तो वो क्या है कि नॉलेजेबल है, कि हमें इनका नॉलेज होना चाहिए। तो ए क्या है, संकलात्मक ज्ञान की जांच करता है, और बी तथ्यात्मक, यानी कि ए क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर करता है, और बी हमें नॉलेज देता है, ओके। तो ये ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। 72 हम देखते हैं, 72 पे आ गए अब हम। लोकतंत्र में एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात ही चुनाव क्यों होते हैं? क्या सरकार का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए? बिल्कुल सही है, इसी सरकार का उत्तरदायित्व सुनिश्चित होगा, वरना सरकार के अंदर डर ही नहीं रहेगा कि हम बदल सकते हैं। दलों की समान राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, ये भी बिल्कुल सही है। राजनीतिक वाद-विवाद तथा जन संवाद को प्रोत्साहित करने के लिए, ये भी सही है। एक प्रथागत प्रक्रिया है, तो लोकतंत्र में कोई प्रथागत प्रक्रिया का कोई स्थान नहीं है। तो क्या है, ए, बी और सी सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। आगे आदिवासी समाज की विशिष्टता का श्रेय जाता है। आदिवासी समाज की जो विशिष्टता है उसका श्रेय किसे जाता है? जाति व्यवस्था के प्रचलन को। आदिवासी समाज में कोई जाति व्यवस्था नहीं है, तो ये गलत होगा। दूसरे प्रतिष्ठित धर्मों से भिन्न अनेक प्रकार के जनजातीय धर्मों के पालन को, बिल्कुल सही है। जनजातीय धर्म अलग तरह के धर्म का पालन करते हैं, बी हमारा सही है। विशिष्ट भाषा के प्रयोग से, वो विशिष्ट भाषा का प्रयोग करते हैं। ऊंच नीच की कम उपस्थिति को, जनजातीय समाज में कोई ऊंच नीच की उपस्थिति नहीं है, तो बी, सी और डी हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 सही है, ठीक है। निम्न में से कौन-सा स्रोतों के बारे में सही है? स्रोतों, वे अधिक ठोस प्रकृति के होते हैं, बिल्कुल सही। वो सभी ऐतिहासिक प्रकृति के होते हैं, ये भी सही है। वो सभी वस्तुनिष्ठ होते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव होते हैं, ये भी सही है। वो प्रत्यक्षदर्शियों से ब्यौरे, और वो सभी वस्तुनिष्ठ होते हैं, ये गलत है, सभी वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकते, ओके। तो हमारा ए, बी सही है, और ये सी और डी हमारा गलत है, ओके। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही होना चाहिए। क्या है अब, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन नैदानिक मूल्यांकन का असंगत चित्र है? ये मुझे थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न था इसमें, तो ये मैं छोड़ रही हूँ। ये आप पे मतलब देखते हैं इसका सीटेट में क्या आंसर देते हैं ये। ये मुझे थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न था, इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया, ओके। आगे हम चलते हैं। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म के संदर्भ में एक सैद्धांतिक दूरी बनाए रखता है, इसका क्या अर्थ है? राज्य धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या है कि किसी भी एक धर्म को विशेष स्थान नहीं दिया जाएगा, लेकिन किसी धर्म में अगर कुछ कमी दिखेगी तो राज्य उसमें इंटरफेयर कर सकता है। क्या है? संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है, बिल्कुल सही है, ये सही है। राज्य और धर्म एक-दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप कर सकते हैं, ये गलत है। मतलब हमेशा एक-दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। राज्य और धर्म एक-दूसरे की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं।
ये भी सही है कि राज और धर्म क्या होता है, एक दूसरे की सीमाओं का उल्लंघन कर सकते हैं, लेकिन क्या जब जरूरत हो, आवश्यकता पड़ने पर राज्य धार्मिक मामलों को नियंत्रित कर सकता है। ये भी सही है, तो ए और डी हमारा सही है, ऑप्शन नंबर ए सही, वन सही है। ओके, निम्नलिखित में से कौन से कथन परिप्रश्न उपागम के संबंध में सही है? परिप्रश्न के संबंध में सही है, क्या है? इंक्वायरी अप्रोच के संबंध में। परिपक्ष उपागम का मतलब क्या होता है? इंक्वायरी अप्रोच, यानी कि जिसके बारे में हम पता करें, उसके संबंध में कौन सा सही है? तो यह समस्याओं को सुलझाने की क्षमताओं को प्रोत्साहित करता है। बिल्कुल, समस्याओं को सुलझाने की क्षमता तभी होगी ना जब हम किसी की चीज के बारे में इंक्वायरी करें, पता करें। यह साक्ष्य एकत्रित करने और मूल्यांकन करने के तरीकों का पता लगाता है। पता करने की बात आ गई तो ये तो सही होगा ही। शिक्षक अधिगम की गति को तय करता है, ये गलत है। यह एक जल्दी से सीखने का तरीका, ये भी गलत है। अगर हम किसी चीज की इंक्वायरी करेंगे तो उसमें तो टाइम लगेगा, वो जल्दी तो हम सीख नहीं सकते। तो ए और बी हमारा सही है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। ओके, अब चलिए हम देखते हैं 78 क्वेश्चन नंबर। औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित कई कारखाने तथा फैक्ट्रियां फैक्ट्रियां में अस्थायी श्रमिकों को रखा जाता है क्योंकि वो उन्हें अपनी सुविधा अनुसार रख और निकाल सकते हैं। बिल्कुल सही है। अस्थायी कर्मी का तो ये मतलब है कि वो अपनी सुविधा अनुसार रख सकते हैं और जब भी चाहे निकाल सकते हैं। वह अस्थायी कर्मियों को मिलने वाले वेतन तथा अन्य नौकरी संबंधी हित लाभों पर बचत करते हैं, ये भी सही है। अस्थायी कर्मियों को वेतन भी कम दिया जाता है। सी है, अस्थायी कर्मी बिना समयोपरि भत्तों की मांग किए लंबे समय तक काम करते हैं, ये भी सही है हमारा। अस्थायी कर्मी लंबे समय तक काम करते हैं। अस्थायी कर्मियों की तुलना में अस्थायी कर्मी अधिक परिश्रमी होते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है। तो हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर 3 सही है। ए, बी और सी हमारा सही होगा। ओके, अब देखिए क्या है 79 खुली किताब। 79 हमारा क्या है? एक चलिए आगे हम देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 79। खुली पुस्तक परीक्षा रटकर सीखने से हटकर विद्यार्थियों के साथ संबंध स्थापित करने पर केंद्रित है। बिल्कुल सही है, रटकर सीखने पर केंद्रित नहीं है, हटकर। दूसरा है खुली पुस्तक परीक्षा विद्यार्थियों का भार कम करती है क्योंकि इससे उसे परीक्षा की तैयारी पहले से नहीं करनी पड़ती, ये भी सही है। दोनों ही सही है, पहले से नहीं करनी पड़ती क्योंकि उसमें तो बुक में हम खुली किताब क्या होता है कि बुक खोलकर हम सब कुछ देखते हैं। तो ए और बी दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या नहीं है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ओके, क्या है? रटकर सीखने से हटकर किताबों के साथ संबंध स्थापित करने पर होती है। किताबों के साथ संबंध स्थापित करते हैं, हमें किताब को पढ़ना तो पड़ता है, भले ही हम बिल्कुल तैयारी ना करें, रटे ना चीजों को, पढ़ना तो पड़ता ही है। तो ये ए और दो बी दोनों सही है, व्याख्या नहीं है, 4 होगा। ओके, अब रिक्त स्थानों को सही भी करें। दृढ़ का विकास करने के लिए सतर्क और सजग जनता आवश्यक है। लोकतंत्र, दृढ़ लोकतंत्र का विकास करने के लिए सतत और सजग जनता आवश्यक है। इसे ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। दो मौलिक अधिकार जिनकी मांग पर हास्याकृत समूह बल दे सकते हैं ताकि उनके साथ भी गरिमा में और समानता का व्यवहार किया जा सके, वो है क्या? समानता का अधिकार। समानता का व्यवहार समानता के अधिकार में किया जाता है। गरिमा में क्या है? उनकी सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार दिए जाए तो वो गरिमा, उनकी गरिमा प्राप्त होती है। तो समानता का अधिकार और सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार होगा। तो क्या हो जाएगा हमारा? ए और बी। ए और बी ऑप्शन हमारा सही है। ओके, देखिए नीचे आते हैं। भारतीय संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का प्रावधान मौलिक अधिकारों से करता है। यह अनुमान लगाता है कि यह बहुसंख्यकों द्वारा संभाव्य संस्कृति प्रभुत्व के समक्ष अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करेगा। बिल्कुल सही है, बहुसंख्यकों द्वारा किसी तरह के भेदभाव की से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करेगा, ये भी सही है। यह अल्पसंख्यकों की हितों की सुरक्षा करेगा, ये भी सही है। यह अल्पसंख्यकों को आर्थिक अवसरों की गारंटी देगा। मौलिक अधिकार में आर्थिक अवसर की गारंटी नहीं दी जा सकती, बल्कि उनकी सुरक्षा, समानता, ऐसे अधिकार दिए जाते हैं। तो ए, बी और सी हमारा सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ओके, आगे है भारत के गांवों से किसानों के कई आत्महत्या के मामले रिपोर्ट किए गए हैं। दूसरा है मानसून का आर क्या है? मानसून का अभाव और कर्ज
चुका पाने की अक्षमता किसानों में दुखों का कारण बनती है। बिल्कुल सही है, दोनों ही सही है और वो आत्महत्या क्यों करते हैं? क्योंकि वो कर्ज में दब गए हैं। तो इसमें बिल्कुल होगा कि आर ए की सही व्याख्या है। दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। ओके। नेक्स्ट देखिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर सामाजिक विज्ञान के विषयों को स्वतंत्र रूप से पाठ्य पुस्तक में विद्यार्थियों से परिचय कराया गया? तो उच्च माध्यमिक स्तर पर। ओके। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित प्रश्न टिप्पणियां अपने अपनी एक कक्षा के विद्यार्थियों से आपने अपनी एक कक्षा विद्यार्थियों से प्राप्त की है। इनमें से कौन सा प्रश्न विद्यार्थी की गरीबी और असमानता के मुद्दे पर आलोचनात्मक दृष्टि को प्रतिबंधित करता है? भारत कब विकसित होगा और गरीबी से कब मुक्त होगा? इसमें कोई आलोचनात्मक दृष्टि नहीं है। दूसरा क्या है? सरकार गरीबों को मुफ्त सामान क्यों देती है? क्या यह उन्हें आलसी बनाता है? तीसरा है, क्या क्यों है कि विलास कारें और भिखारी दोनों को हम ट्रैफिक पर देखते हैं? इसमें क्या है? आलोचनात्मक दृष्टि की बात की गई है। तो यही है कि आलोचना ही तो की गई है कि असमानता, हम बोलते हैं असमानता थी, तो आलोचना ही है कि भिखारी और जो विलासी कारें होती है वो भी क्या है? ट्रैफिक पर खड़े होते हैं एक साथ। गरीब लोग अपनी जीवन स्थिति सुधारने के लिए अधिक मेहनत क्यों नहीं करते? तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसमें बिल्कुल सही होना चाहिए, सही होगा। ओके। अब क्या निम्नलिखित में कौन सा संसाधन या रणनीति एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा को समावेशी बना सकती है, यानी कि सभी को मिलकर पढ़ाना? आसपास के उदाहरणों से बचना बिल्कुल गलत है। आसपास के उदाहरण से बचना नहीं होगा। केवल पाठ्य पुस्तकों से उत्तर देने के लिए ये तो हो ही नहीं सकता। विभिन्न समुदायों और क्षेत्रों के लोगों को कहानियों और तस्वीरों का प्रदर्शन करना, बिल्कुल सही है ये। केवल समाज के प्रभुत्व विचारों को सिखाना नहीं। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही है। ओके। 87 है, भारतीय न्यायपालिका बिना किसी भय अथवा बाहरी दबाव के कानून का शासन की रक्षा करती है तथा सरकार के कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखती है। इसकी जिसकी वजह है प्रभाव नियंत्रण बनाए रखती है सरकार के कार्यों पर। इसकी क्या वजह है? न्यायिक सक्रियवाद, भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित लोकतांत्रिक मूल्य, भारत में न्यायपालिका की सर्वोच्चता, भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो 4 हमारा सही होगा क्योंकि भारत में न्यायपालिका बिल्कुल स्वतंत्र है, सरकार से, पुलिस से, हर चीज से स्वतंत्र है। इसीलिए वो क्या करती है? न्यायपालिका बिना किसी भय अथवा बाहरी दबाव के कानून का शासन की रक्षा करती है और सरकार के कार्यों पर भी नियंत्रण कर सकती है। अब क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं हम। प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का शिक्षण महत्वपूर्ण है। प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का शिक्षण महत्वपूर्ण है। यह बच्चे को सामाजिक मामलों के प्रति संवेदनशील बनाता है तथा उनमें भिन्नता एवं विविधता के लिए सम्मान विकसित करता है। तो दोनों ही सही है और आर ए की व्याख्या है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि वो बच्चों में संवेदनशीलता विकसित करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। अब 2 क्वेश्चन रह गए बेटा, हम जल्दी देखते हैं। सामाजिक विज्ञान की पद्धति के रूप में क्षेत्र कार्य यानी कि फील्ड वर्क से क्या लाभ है? तथ्यों को याद रखने में नहीं। विद्यार्थियों के ज्ञान परीक्षण में मदद करता है। ज्ञान परीक्षण में मदद तो हमें चाहिए ही नहीं। छात्रों को प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करता है, ये भी हो सकता है। चौथा क्या है? प्रस्तुत करना, प्रस्ताव करना और तर्क करने की कौशल को विकसित करता है। तो हमारा 4 सही होगा। ठीक है, कि प्रस्तुत करना, प्रस्ताव करना और तर्क करने की कौशल को विकसित करता है। कौन सा? क्षेत्र कार्य यानी कि फील्ड वर्क, क्योंकि हमें कार्य करना है ना उसमें जाके। अब लास्ट क्वेश्चन है आपका एसएसटी का, क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित में कौन से परियोजना कार्य की विशिष्टताएं हैं? परियोजना कार्य यानी कि जो हम बच्चों को क्या देते हैं? प्रोजेक्ट वर्क देते हैं, उसकी विशेषताएं क्या क्या है? वह विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक से आगे जाने का मौका देता है। बिल्कुल है, पाठ्य पुस्तक से आगे जाने का मौका देता है। परियोजना कार्य घर ही करना चाहिए ताकि कक्षा में शिक्षण के लिए अधिक समय ना लगे, तो ये गलत है। परियोजना कार्य घर में ही करना जरूरी नहीं है। हाँ, शिक्षक के सामने करे तो और अच्छी बात है कि शिक्षक आपको हेल्प करती रहेगी। सामूहिक परियोजना कार्य विद्यार्थियों में सहयोगात्मक कौशल में विकास करता है। तो हमारा ए और सी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। तो चलिए बेटा, एसएसटी का क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बता चुकी हूँ। आप बिल्कुल मिला के मुझे कमेंट जरूर करिएगा कि आपके कितने सही हुए। और ये वाला क्वेश्चन जो 75 है, आप मुझे आंसर जरूर बताइएगा। ओके, आपके कितने सही हुए हैं, कितने क्या हुए हैं, गलत हुए हैं, ये आप मुझे जरूर बताइएगा। आई होप कि आप सभी का सीटेट क्लियर हो इस बार। ओके, और आगे से मैं अब सीटेट रिलेटेड तो क्वेश्चन चैप्टर डालती ही रहूंगी। साथ के साथ में अब डीएसएसबी टीजीटी का फॉर्म आ चुका है, तो मैं उसकी तैयारी करा रही हूँ, अपने चैनल पे कराऊंगी। टॉपिक वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज तैयारी कराऊंगी। तो आप मेरे चैनल पर जरूर बने रहें और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक और शेयर करें। ओके बच्चों, बाय बाय।
ऑल द बेस्ट। आप सभी का रिजल्ट आ जाए तो मुझे मैसेज ज़रूर करिएगा कि रिजल्ट आ चुका है और आप सभी का एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है। ओके, बाय-बाय बच्चों।